प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट आता है को करिकुलर, उसका जो पेपर का नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसी के ही हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम उसी पेपर के ही सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर आप सभी को बताने वाले हैं। तो जिनके भी एग्जाम्स सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत होगा, तो वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, डू यू डू फर्स्ट फॉर स्मॉल कट, यानी कि हिंदी में कहें तो छोटे कट के लिए पहले क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है कि वॉश विथ सोप एंड वाटर कवर द स्टाइरल बैंडेज, यानी कि हमें साबुन से धोए और साफ पट्टी से कवर करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है कि क्लीन विथ हॉट वाटर, गर्म पानी से साफ करेंगे। तीसरा ऑप्शन आता है कि ओनली कवर विथ स्टाइरल बैंडेज, यानी कि केवल साफ पट्टी से कवर करेंगे। और डी ऑप्शन आता है कि अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। तो अगर इसमें हम करेक्ट ऑप्शन पर बात करें तो यहाँ पर जो हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन ए है, यानी कि जब भी छोटा कट सबसे पहला लगे तो आप क्या करिए कि उसे साबुन से धोइए और साफ पट्टी से उसे कवर कर दीजिए। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है और इसमें कहा जाता है कि द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट फॉर एन एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज ... ब्रेथ्स पर मिनट, यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति के विश्राम की अवस्था में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है पर मिनट। तो अगर इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे सामने करेक्ट ऑप्शन आता है डी, यानी कि जब हम आराम कर रहे होते हैं, कोई भी वयस्क व्यक्ति आराम कर रहा होता है, तो उस समय उसका जो श्वसन का दर होता है वह 12 से 20 पर मिनट होता है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। और यहाँ पर हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन कहता है कि टू ट्रीट अ फर्स्ट डिग्री बर्न यू शुड, यानी कि कहता है कि फर्स्ट डिग्री बर्न का क्या इलाज करना चाहिए, यानी कि जब हमारे त्वचा जलते हैं तो उस समय हमें सबसे पहला इलाज क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है वह करेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर यह कहता है कि अप्लाई कूल रनिंग वाटर अंटिल देयर इज लिटिल और नो रिमेनिंग पेन, यानी कि ठंडा बहता हुआ जल तब तक लगाएं जब तक कि दर्द कम या खत्म ना हो जाए, तब तक ऐसा करते रहिए। तो तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 206 होते हैं, इसलिए हमारा जो चौथे का बी ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पांचवें नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि स्कल बोन्स आर, खोपड़ी की अस्थियां होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो अगर हम पांचवें के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 22 हड्डियां होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे नंबर के क्वेश्चन पर। छठे नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि देयर इज अ सुटेबल बैंडेज फॉर द फिंगर ऑफ द हैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर पहले हिंदी में भी समझ लो कि हाथ की उंगलियों के लिए उपयुक्त पट्टी होती है, कितनी चौड़ी पट्टी होती है। तो इसके
इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी कि 4 से 6 इंच चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर के क्वेश्चन पर। 7वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है और 7वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर यू हैव सर्वेड एन एक्सीडेंट सीन एंड प्रोवाइडेड फॉर योर ओन सेफ्टी फर्स्ट यू शुड, यानी कि जब आप किसी दुर्घटना स्थल का सर्वेक्षण या फिर उन्हें देखकर अपने घर आते हैं अब तो इस सिचुएशन में आपको अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है कि आपको टेक चार्ज, रिमेन काल्म एंड एक्ट विथ कॉन्फिडेंस टू द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पर कहता है कि कार्यभार संभालें, चुप रहें यानी कि शांत रहें और अपने प्रशिक्षण के स्तर पर विश्वास के साथ कार्य करें, यानी कि यहाँ पर यह कहता है कि शांत रहें और अपने काम पर फोकस करें। तो ये हमारे पास एक सही और अच्छा इलाज है अपने आप को सेफ रखने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि रेबीज स्प्रेड्स, यानी कि रेबीज नामक जो बीमारी होती है वह कैसे फैलती है। तो 8वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो सभी जानते हैं कि कुत्तों से ही फैलता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, फ्रॉम डॉग्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के क्वेश्चन पर। 9वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फर्स्ट एड टूल्स। ठीक है, फर्स्ट एड टूल्स कौन से हैं इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक फर्स्ट एड टूल्स, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, यानी कि थर्मोमीटर। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एड टूल्स क्या हैं। तो इसमें जो जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी के सभी करेक्ट हैं, यानी कि थर्मामीटर भी करेक्ट है, स्टेथोस्कोप भी करेक्ट है और स्फेगोमैनोमीटर भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाता है, क्योंकि सभी के सभी करेक्ट हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के क्वेश्चन पर। 10वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सम पीपुल आर वेरी एलर्जिक टू इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स, द कंडीशन इज कॉल्ड। यहाँ पर कहता है कि कुछ लोगों को कीटाणु के काटने और डंक से बहुत एलर्जी होती है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन जो है वह है 10वें का डी ऑप्शन, यानी कि उन्हें हम कहते हैं एनाफिलैक्सिस। क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, एनाफिलैक्सिस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। 11वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाटर डज द किडनी फिल्टर इन अ डे। किडनी जो हमारे शरीर की किडनी होती है वह कितना अधिक पानी एक दिन में फिल्टर करती है। तो यह 200 लीटर पानी को फिल्टर करती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो 12वां नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें बोला जा रहा है कि which of the following techniques is not suitable for moving an unconscious victim, यानी कि यहाँ पर यह कहता है कि ये जो चारों ऑप्शन हैं इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सूटेबल नहीं है, किसके लिए, कोई भी बेहोश व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जाते हैं तो उस सिचुएशन में सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन पर बात करें, वैसे मैं इस वीडियो में केवल करेक्ट ऑप्शन पर ही बता रहा हूं, सभी ऑप्शन को बोलने में समय खत्म होगा इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सभी ऑप्शन को भी प्रोनाउंसिएट करूं और करेक्ट ऑप्शन को बाद में टिक करूं, तो आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में केवल 25 ही क्वेश्चन को लेकर आए हैं और 25 के ही सेट में हम कम से कम अभी 3 और वीडियो लेकर आएंगे। तो उन वीडियोज में हम वैसे ही करेंगे जैसा आप लोग कहेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा आप सबको अच्छा लग रहा है तो और अच्छी बात है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 12वें नंबर के क्वेश्चन में आंसर पर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है कि 4 हाथ वाली ले जाने के लिए एक सीट, जो 4 हाथों वाली एक सीट होती है, जैसे
आप लोग देखते होंगे मूवियों में, वैसा वाला सीट यहाँ पर उपयोग होगा तो वह ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 13वें नंबर के क्वेश्चन पर। 13वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एग्रोफीबिया एग्रोफीबिया क्या है। तो एग्रोफीबिया बेसिकली एक ऐसा फोबिया है, या एग्रोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जब मनुष्य भीड़ भाड़ वाले स्थान में होता है तो उसे डर लगता है। तो यही हमारा जो ए ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाता है कि फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेस, यानी कि सार्वजनिक या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से डर लगना। ठीक है, तो 13वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने 14वें नंबर के क्वेश्चन पर। 14वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि द पार्ट ऑफ माइंड व्हिच इज वर्किंग ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल इज, मन का वह भाग जो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, जिससे हम वास्तविकता को पहचानते हैं, वह कौन सा पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? इड कहते हैं, या सुपर ईगो कहते हैं, या ईगो कहते हैं, या फिर आइडियल ईगो कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा 14वें का, वो करेक्ट ऑप्शन है सी, उसे हम कहते हैं ईगो, अहंकार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 15वें नंबर के क्वेश्चन पर। 15वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग आर साइकोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट, क्या कहता है कि निम्नलिखित एक को छोड़कर सभी मानसिक विकार हैं, यानी कि साइकोटिक डिसऑर्डर हैं, इस पर हमें बात करना है। तो यहाँ पर अगर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है मैं डायरेक्ट बताता हूँ, तो 15वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होता है ए, हिस्टीरिया जो होता है वह एक साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं होता है, जबकि डिप्रेशन भी होता है, मैनिया भी होता है और एंजाइटी भी होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 16वें नंबर के क्वेश्चन पर। 16वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज, कौन सा सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है? तो 16वें नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो डी होता है, यानी कि जो डिप्रेशन होता है, जिसे हम हिंदी में अवसाद कहते हैं, यह एक मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, मनोरोग होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 17वें नंबर के क्वेश्चन पर। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज समटाइम्स कॉल्ड, जो हमारा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है उसे हम कभी कभी क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि एक से अधिक, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि एक से अधिक आइडेंटिटी को आप लोग दिखाते हैं ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 18वें नंबर के क्वेश्चन पर। 18वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि सिजोफ्रेनिया का आमतौर पर निदान किया जाता है, कब किया जाता है? तो 18वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, यानी कि पूर्व वयस्क अवस्था में ही हमारा जो सिजोफ्रेनिया होता है उसका आमतौर पर निदान किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 19वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो 19वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया के कौन कौन से लक्षण हैं इनके बारे में बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं बताता हूँ डायरेक्ट, सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। हाइपोथर्मिया में आपको कोल्ड होगा, टायर्ड होंगे, आप लोग थक जाएंगे, एंड शिवरिंग होगा, यानी कि ठंडक लगेगा, थकान होगा और कंपन भी होगा आपके शरीर में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन पर। 20वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि इन विच सिचुएशन वुड यू wrap a casualty in a cold and wet sheet, क्या कहता है कि किस परिस्थिति में हताहत को ठंडी एवं गीली चादर में लपेटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास 20वें नंबर का करेक्ट ऑप्शन है वो सी होता है, यानी कि जब लूह लगता है, हीट स्ट्रोक जो गर्मियों के समय में लगता है, सीजन में लगता है, उस सिचुएशन में आपको ठंडे और
गीले चादर में आपको लपेट देना चाहिए अपने बॉडी को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 21वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है कि व्हाट पोजीशन शुड द हेड बी इन ड्यूरिंग अ नोज ब्लेड। नोज ब्लेड के दौरान सिर की किस स्थिति में होनी चाहिए, सिर किस स्थिति में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट होता है कि हेड फॉरवर्ड होना चाहिए, यानी कि आगे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमसे कहता है कि हु इंट्रोड्यूस कोकीन इन साइकेट्रिक। ठीक है, मनोचिकित्सक में कोकीन का परिचय किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, फ्रायड ने इसे दिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने 23वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है द मोस्ट कॉमन पोस्ट पार्टम साइकोसिस इज, यानी कि यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि आम तौर पर जो पोस्ट पार्टम साइकोसिस होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो 23वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होता है ए, यानी कि डिप्रेशन होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 24वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज साल्मोनेला एंटेरिका सीरियोटाइप टाइफी, किसे हम कहते हैं, या फिर साल्मोनेला एंटेरिका सीरियोटाइप टाइफी के नाम से कौन सा डिजीज होता है। तो उसे हम कहते हैं टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो होता है फीवर, उसे ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो के। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस के लिए सबसे मुख्य कारण कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, शेयरिंग ड्रग नीडल्स। जो हमारे इंजेक्शंस होते हैं उनके नीडल को जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी लगा दिया जाता है तो इस सिचुएशन में हेपेटाइटिस वायरस का फैलाव या ट्रांसमिशन यानी कि संचारण होना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, इसी ही तरीके से हेपेटाइटिस वायरस का फैलाव होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही 25 क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं और आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम और भी आगे के क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड करें या ना करें। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और सफल होते रहो।